हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको बताया बेसिकली हमारी आपका जो है 8th क्लास है और 8th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत थर्ड हमारी बुक है। और कल हम चैप्टर पढ़ रहे थे आदिवासी दीकू और एक स्वर्णिम काल। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए आदिवासी के बारे में कितने बच्चों ने घर जाकर पढ़ा है। देखिए कितने बच्चों ने घर जाकर पढ़ा है आदिवासी के बारे में। देखिए, चलिए देख लिया, आगे बढ़े। जनजातीय समूह किस तरह से जीते थे ये भी देख लिया आपने। क्लियर है कैसे वो लोग आपका पत्ते वगैरह बीन कर अपने जीवन को यापन करते हैं, ये भी देखा। कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत, जो कुसुम और पलाश है आखिर में जो इनके पेड़ और पौधे हैं इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी, हम देखते हैं। देख लिया। अब आप इसमें कुछ जनजातीय समूह को देखिए, समूह को। सबसे पहले आप गद्दी और गुजर, बंग गुजर को देखिए। कई बार इनको गुजर बकरवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुजर बकरवाल भी कहते हैं। क्लियर है, इनको देख लिया। इसके बाद आप भोटियाओं को देखिए, सहारिया को देखिए, भील को देखिए, यहाँ भी वन गुज्जर पाए जाते हैं। बैगा बजरा गोंड को देखिए, संताल मुंडा उर्वा को देखिए, हुंजा को देखिए, खासी रियांग को देखिए, नागा को देखिए, निशी को देखिए, मिसमी को देखिए, ओरो को देखिए। ये बहुत सारी नोट ईस्ट में आपकी छोटी छोटी जनजातीय समूह मिलते हैं। देखिए इन सभी को मैप बनाइए और आप देखना प्रारंभ कीजिए। देख लिया, कर लिया आपने नोट, आगे बढ़ जाए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने अच्छे से कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ जाए। अब नीचे आ जाइए थोड़ा सा। देखिए पढ़ने से ज्यादा हमको समझने की भी जरूरत है कि आखिर में कौन सी जनजाति कहाँ मिलती है। बैगस, मरिया, गोंड देख लिया, कोया बाजार, ये सारी जनजातियों को देखिए कहाँ कहाँ पर स्थित है। कुछ जानवर पालते थे, बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। जानवर पाल लिया और उसी से अपनी जिंदगी चलाते। चारवाहा थे जो मौसम के हिसाब से मवेशी या भेड़ों के रेवड़ को लेकर यहाँ से वहां जाते रहते थे। एक जगह घास खत्म हो जाए तो वह दूसरे इलाके में चल जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले बनगुजर और आंध्र प्रदेश के लामबाड़ी आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू की गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर में बकरवाल आपके पशु पालते थे। अगले साल इतिहास में पाठ्यक्रम में आप उनके बारे में विस्तृत से पढ़ोगे। आप अच्छे से आपकी जो आपकी चर्चा है आप इनके बारे में अच्छे से आपकी चर्चा करोगे, कैसे थे, कहाँ थे। और आपको जो है 9th क्लास में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और जब वहां मिलेगा तो पूरा आपको इनके बारे में पूरा पढ़ोगे। मैं अभी 9th में पढ़ा भी रहा हूँ वैसे ये चैप्टर, ठीक है। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाज में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं थी। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंती, आदिवासी और शिकारी की जिंदगी में एक खास क्रम और औरत मर्द के बीच कामों का बंटवारा चलता था। यानी कि सबके बीच कैसा है, कामों का बंटवारा है। आदमी क्या करेगा, औरत क्या करेगी, उसके बीच का डिफरेंसेस क्या है, ये सब देखेंगे। ब्रिटिश मानव विज्ञान बेरी एल्विन ने 1930 से लेकर 1940 के दशक में कई साल में मध्य भारत में बैगा और खोंड समुदाय के बीच एल्विन द्वारा
लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर क्रम समय और कामों को बांटकर समझा जा सकता है। ये हमने देखा। चैत और औरतें इकट्ठा करके बचे खुचे ठुंटों को काटने जाती हैं और बड़े बड़े पुरुष काटते हुए शिकार और पर जाते हैं। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व समय शुरू होता है। शिकार के लिए बांस के फंदे का इस्तेमाल करते हैं। औरतें सागो, इमली, मशरूम आदि के बीन कर बैगा औरतें केवल जड़ों तक ही कंदमूल को इकट्ठा करती हैं। यह महुए के बीज इकट्ठा करती हैं। मध्य भारत के आदिवासी की बैंगा की सबसे अच्छी शिकार माना जाता है। जंगलों में जलाया जाता है। औरतें अध जली लकड़ियों को ईंधन में बीनती हैं। आम आदमी पर लेकिन गांव में दूर नहीं जाते। जेठ में बुआई होती है और शिकार चलते हैं। आषाढ़ से भादों तक कई मर्द खेतों में काम करते हैं। कुंवर की फलित आती है और कार्तिक में कुटिया पक जाती है। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती है। पूस में फटकन किया जाता है। नाच गाना और शादी का फूस ही महीने में होती है। माघ में पुरुष नए पेड़े की तरफ चल देते हैं। इस दौरान शिकार की चीजें संग्रहित कर मुख्य अतिथि या ये सारी चीजें हमको दिखाई देती। ठीक, तो इस तरीके का उनका जीवन है तो नीचे भी। और यह चक्र पहले साल से होता है और यह साल के लिए ज्यादा मिल जाते हैं क्योंकि ये केवल कुछ फसलें ही हैं, बुआई कटाई होती है क्योंकि भोजन काफी होता है, इसलिए पुरुष बेड़ों में ही रहते हैं। तीसरे साल भोजन के लिए वन उपज की जरूरत भी पड़ती है। बेरी एल्विन द्वारा लिखा बैगा और एल्विन की अप्रकाशीय रचना नोट्स ऑफ द खोन पीक बेरिंग्स ऑफ नेहरू स्मृति संग्रहालय में ये रखी हुई है। और देखिए एक लड़की है जो आपका ईंधन को लेकर जा रही है, लेकिन उससे पहले वापस एक खोन समुदाय के जीवन परिचय पर एक नजर। देखिए बेवड़ क्या है, मध्य प्रदेश में एक घुमंतु खेती के लिए प्रयोग होने वाला एक शब्द है। अच्छा, कुछ लोगों की एक जगह खेती करते थे, कुछ लोग थे जो एक ही जगह एग्रीकल्चर करते थे, एक ही जगह खेती करते थे। 19वीं शताब्दी से पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे। बार बार जगह बदलने की वजह से साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। ठीक, वे हलों का इस्तेमाल करते थे और धीरे धीरे उन पर जमीन पर अधिकार मिलते जाते थे। बहुत सारे समुदाय के छोटा नागपुर के मंडुओं की तरह ही जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उनके मूल निवासी का वंशज माना जाता है। यानी जो कुल है उनके सभी सदस्यों को उनका मूल वंशज की भैया हमारी वंश के हैं, हमारी परंपरा से हैं, इनको माना जाता है। जिन्हें सबके लिए आकार जमीन को साफ किया जाता था और लिहाजा जमीन पर सभी को बरकरार हक मिलता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग ही औरतों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे, बाकी अनुयायी होते थे जो ताकतवर होते थे। खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। किस पर? उनकी जमीन है उसको आपका बटाई पर दे देते थे। ठीक, ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संताल जैसा एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकार संग्रह घुमंतू करने वाले मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते। जंगलों में रहने वालों को जंगल और बर्बर माना जाता। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है, कि आपको एक जगह बसा दिया जाए और सभ्य बना दिया जाए। ये सारे काम करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, इसीलिए वो ऐसा मानते थे, इनको सभ्य बनाया जाए। क्योंकि वो लोग क्या नहीं मानते थे उनको कि भैया ये लोग जो है आपका सभ्य नहीं है। ठीक, चलिए अब देखिए, कह रहे हैं कि औपनिवेशिक शासन में से आदिवासी के जीवन पर क्या असर पड़ा। अंग्रेज जब भारत आए और उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों को अपने क्षेत्रों में लिया, कह रहे हैं उनके बाद से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान
आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आदिवासी के मुखिया को क्या हुआ? अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखिया का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी। उनके पास एक तो महत्वपूर्ण स्थान था, सब लोग पैसा इकट्ठा करते थे, उनके पास क्या थी, ये सारी चीजें होती थी। वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और आधिकारिक काफी बदल गए थे। कई बार गांव पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शक्तियां छिन गईं। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों द्वारा नजराना देना पड़ा। अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन करना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब नहीं रही। उन्हें परंपरागत काम करने के लिए आपका लाचार कर दिया गया। जो परंपरागत जो हमारे अपने ट्रेडिशनल तरीके हैं उनको आपका कर दिया। ठीक है। और कह रहे हैं कि घुमंतु जो काश्तकार थे उनका क्या? भाई कुछ लोग ऐसे थे जो घूम घूम कर एक जगह से दूसरी जगह अपने काम वगैरह करते थे, उनका क्या? ऐसे समूह में अंग्रेजों ने काफी परेशानियां थी। कह रहे वे वहां भटकते रहते थे और एक जगह से नहीं ठहरते थे। वे चाहते थे कि आदिवासी समूह एक स्थायी रूप में रहे, खेती करे। स्थायी रूप में एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान है, ये बात सच है। जो आदमी घूमता फिरता रहेगा, जो अपना ठिकाना बदलता रहेगा, आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे? आज वो किसी और के कंट्रोल में हो जाए, कल को किसी और के कंट्रोल में। तो ऐसे में थोड़ी दिक्कत थी। अंग्रेज अपना शासन के लिए आमदनी को नियमित सोर्स आते थे कि भैया एक उनकी परमानेंट इनकम बने। फलस्वरूप जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्हें जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्हें यह भी तय किया कि किसान कितना लगान देगा। जैसा कि आप जानते हैं, आप देख चुके हैं कि पट्टेदार भूस्वामी भाड़ा चुकाते और भू सरकार को लाभ कमाते थे। क्या करते थे? लाभ कमाते थे। तो इस तरीके से उन्होंने कोशिश की कि ऐसे कुछ उनका काम या सारी चीजें चलें। तो ये कुछ आपके जनजातीय क्षेत्रों पर शासन के नियंत्रण के तरीके थे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग घर जाकर इसका रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो मुझसे पूछ लीजिए। धन्यवाद।